जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई क्लासेस चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस का हम लोग सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं और इस सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में 500 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका हो जाएगा क्लियर। 500 प्रश्न में हम लोग सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और आ चुके हैं और आगे आने की भी पूरी संभावना है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने जा रहे हैं। डिस्कशन भी आपका अच्छा रहेगा और कह सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज जो है डे 2 है, अर्थात क्लास का पार्ट 2 है, ठीक है। दूसरा क्लास है, आज फर्स्ट क्लास हमने वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए चैनल पे। चैनल का नाम है SGY साइंस क्लासेस और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ज़रूरी क्लासेस है और कुल 500 प्रश्न हमने बता दिया है और वैसे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब साइंस है सब्जेक्ट, अगर साइंस है तो सभी में। चलिए, यूट्यूब चैनल ये रहा आपका SGY साइंस क्लास, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। कितने प्रश्न देखे हैं? 15। तो आज से शुरू करेंगे 16 नंबर से, क्योंकि 500 प्रश्न देखने जा रहे हैं तो नंबरिंग रहना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कितना प्रश्न हो गया और कितना होना बाकी है, ये भी ना देखना है। तो 16 नंबर प्रश्न है, ल्यूमिनेंस के तालिका में डोनर तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया है। हैलोजन श्रेणी जानना है ये ना, तो हैलोजन में किसको रखा गया? तो देखिए, हैलोजन जो है, न्यूलैंड्स जो है, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम दिए थे? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम? अष्टक नियम। अष्टक नियम दिया था और कब दिया था? तो आपको पता है कि 1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। अब बात आती है कि हैलोजन, तो हैलोजन श्रेणी में कितने तत्व है तो वो आप बतलाएंगे। तो हैलोजन में जो तत्व जो है उनके नाम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्लोरीन। क्या है? पहले सबसे पहला जो आता है फ्लोरीन, फास्ट क्लीवर, तो क्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या है उसके बाद? एस्टेटाइन। उसके बाद जो है टेनेसिन। क्या है? टेनेसिन, टेनेसिन, TS, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हैलोजन समूह। क्या हो गया? हैलोजन श्रेणी, हैलोजन ग्रुप। क्या हो गया? हैलोजन ग्रुप हो गया। तो किसको हैलोजन समूह के साथ रखा गया है? तो देखिए, सीजियम, लिथियम, आयरन, सेलेनियम। तो देखिएगा, तो पूछ रहा है कि किसको रखा गया हैलोजन श्रेणी के साथ ना। तो देखिए, सी ऑप्शन है, कोबाल्ट और निकेल, मैंगनीज और आर्सेनिक। तो हैलोजन के साथ जो रखा गया कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिस्कशन, सब देख लीजिएगा। देखिए अगला 17 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 17, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन की कोठी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोठी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अगर प्रोटीन की कोठी या प्रोटीन का घर कह सकते हैं तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है। तो देखिए, प्रोटीन का कोठी अगर बात करें, प्रोटीन की कोठी, आप प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहिए। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को किसको कहते हैं? राइबोसोम को, राइबोसोम। अगर उसके बाद आपसे पूछ दे कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस ना, हाउस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जागृह। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और एक पूछेगा आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली,
आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। शायद ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम हो गया आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था हमसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन की कोठी तो किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, एक आता है आरएनए और एक क्या है? डीएनए। आरएनए सिंगल हेलिक्स और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। उसका पूछेगा गुणसूत्र, तो गुणसूत्र तो आप जानते ही हैं ना, कि नहीं जानते हैं? ये रहा कुछ डिस्कशंस, देखिए क्या दिया डिस्कशंस, देख लेते हैं। देखिए डिस्कशंस में क्या कहता है। राइबोसोम झिल्ली से न बंधे हुए कोशिकांग और दानेदार संरचना है जिन्हें 1953 में जॉर्ज प्लाडे द्वारा खोजा गया था। ये पूछा जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो जॉर्ज प्लाडे ने। किसने किया था? जॉर्ज प्लाडे। और कब किया? तो याद रखेंगे 1953 में किया था। कब किए थे? 1953 में। वे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आरएनए। और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम एक कोशिका के प्रोटीन संश्लेषक होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। यानी कि जो पूछेगा कि राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो दोनों में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद राइबोसोम की संख्या 70 है, 705 नहीं, 70S होगा। क्या होगा? 70S। और यूकैरियोटिक कोशिका, सेल बोले तो कोशिका, CELL सेल। सेल में क्या होता है भाई मेरे? कोशिका। कोशिका में राइबोसोम की संख्या 80S। क्या है? 80S है, जहाँ S का अर्थ स्वेड वर्ग है। S का अर्थ क्या होता है? स्वेड वर्ग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा न्यूमेरिकल है ना। चलिए, कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य बोले तो लेम्डा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेम्डा, यानी कि लेम्डा डॉट, जिसके किसी दिए गए माध्यम में आवृत्ति 820 है। आवृत्ति को हम लोग n से लिखिए चाहे f से लिखिए, दोनों से, तो n बराबर कितना हो गया? 820 हर्ट्ज। और गति 420 है। v बराबर कितना होगा? 420 मीटर प्रति सेकेंड। आप जानते हैं v बराबर क्या होता है? n लेम्डा। तो v का मान, और लेम्डा निकालते हैं यहाँ से, लेम्डा क्या निकल जाएगा? v बटा n। और v का मान कितना है? 420 है। कितना भाई मेरे? अच्छा नीचे लिखते हैं। लेम्डा बराबर है 4, लेम्डा बराबर हो जाएगा 420 बट्टा ये ना 820, सही ना। चलिए अब आगे देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 21 दूना 42, 41 हो जाएगा। 21 बटा कितना आ गया? 41। अगर आप इसमें भाग देते हैं तो 21 में 41 से भाग दीजिएगा, इतना तो कन्फर्म है कि 0 में आएगा, 0 से कम आएगा। तो 3 है, तो ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 0.51 मीटर। नहीं समझे? आप ऑप्शन से चले, आप 21 में 41 से डिवाइड कीजिए, तब तक तो आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि सभी जो है ना 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है 0 में आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा करता कि 2 ऑप्शन देता 0 पॉइंट में तो गलती होने की संभावना हो था, तो उसमें हमें डिवाइड यानी कि भाग करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट है, बिना ऑप्शन से चल सकते हैं यहाँ पे ना। जिसमें 2 ऑप्शन देगा फंसाने वाला, उसमें आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वैसा दिया नहीं, तो आप इससे चल सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है। चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक है? बहुपरमाणिक है। ठीक है, देखिए जिसे सिंगल में लिखते हैं उसे एक परमाणु कहते हैं। जैसे हीलियम, अक्रिय गैस जितने भी है ना सभी को क्या कहते हैं? एक परमाणिक। जैसे सुनो, अच्छा लिखे दे रहे हीलियम, आर्गन, ये सभी क्या है? जितने भी अक्रिय गैस है वो सभी क्या है? एक परमाणुक। तो एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हीलियम क्या है? एक परमाणुक, एक परमाणुक, एक परमाणुक। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, ये पूछता है। ऑक्सीजन हो गया N2, 2 है ना, 2 का परमाणु तो द्विपरमाणुक। N2 H2
द्विपरमाणुक, क्लोरीन Cl2 द्विपरमाणुक। उसके बाद और सोडियम एक परमाणुक, सोडियम एक परमाणु, Na ना लिखते हैं, एक परमाणुक, आर्गन एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, सल्फर S8 कितने होते हैं, S8 एक 8 परमाणुक है, यानी कि बहु कहें, क्या कहेंगे, बहुपरमाणुक, परमाणुक। और इसकी सल्फर जो है ना, इसकी संरचना रिंग की तरह होती है, क्या होती है, रिंग की तरह, रिंग कहो या चैन कहो, दोनों भाई, चैन की तरह ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा सल्फर, क्या हो जाएगा, सल्फर। देखिए परमाणु की जो संख्या है ना, परमाणु वाले संख्या बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान परीक्षा में, जो न्यू पैटर्न चल रहा है, थीसिस का जो पैटर्न चल रहा है उसमें ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसी परमाणु वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप देख लिया तो आपको बन जाएगा, ठीक है। और ये गलत नहीं होगा, आप एक बार देख लेते अच्छे तरीके से। देखिए कहता है दिए गए तत्वों में सल्फर बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणु का उपयोग तब किया जाता है जब एक अणु में 2 से अधिक परमाणु, जब 2 से अधिक रहेगा तो क्या कहेंगे, 2। यहाँ सल्फर बहुपरमाणुक है क्योंकि प्रत्येक सल्फर अणु में 8 सल्फर परमाणु, तो इसे S8 बोले तो S8 के रूप में दर्शाया जाता है। हीलियम एक परमाणु है, द्विपरमाणु है, और फास्फोरस परमाणु के इसको क्या लिखते हैं, P4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे भाई, P4 लिखते हैं, क्या होगा, चतुष्परमाणु हो गया। चलो 20 नंबर ये रहा साउंड से। कहता है एक ध्वनि का स्वर मान उसके डोलर पर निर्भर करता है। स्वर मान बोले तो पिच किस पे निर्भर करेगा, पिच को क्या कहते हैं मेरे भाई, स्वर मान, क्या कहते हैं, स्वर मान कहते हैं। आप याद रखिए पिच ही, लेकिन यहाँ पूरा हिंदी है तो आप इंग्लिश से पकड़ेंगे, ठीक है। तो पिच जो निर्भर करता है इसके आवृत्ति पर, किस में निर्भर करता है, आवृत्ति पर, किस में निर्भर करता है, आवृत्ति पर। लेकिन देखिए इंटेंसिटी आई जो होता है, आई बराबर क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होता है आई इंटेंसिटी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति, तो बी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए 20 हो गया। देखिए कहता है एक ध्वनि का स्वर मान इसकी आवृत्ति में निर्भर करता है। स्वर मान को कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसे उत्पन्न किया जाता है। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या है, गलत है। तो आपको छांटना है कि गलत कौन सा है, वो आपको बताना है, गलत बताना है ना। देखिए कहता है पृथ्वी और चंद्रमा पर r दूरी पर रखे 2 द्रव्यमान m1 m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 होगा। गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की। देखिए गुरुत्वाकर्षण बराबर जो होता है G m1 m2 बट्टा r² है ना। तो दोनों का जो द्रव्यमान दिए रखा है m1 m2 है, उसका अनुपात जो होगा 1:1 होगा क्या, नहीं, ये गलत है, सही ना। अब कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर जी की ऐसा इकाई है, जी बिल्कुल, जी का मान कितना होता है मेरे भाई, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये ना। यानी कि बोले तो ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल करता है, नहीं करता है क्या, करता है, तो ये होगा क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा ना। जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे ना। कौन सा कथन सही है या गलत है, पिंडों की दूरी पर निर्भर करता है। देखिए F बराबर जो है ये G बराबर m1 m2 बट्टा r²। देखिए G जो है ये
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, इसका मान नहीं बदलता है, जी का मान, एक मिनट, जी का नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता है ना, लेकिन छोटा जी का मान बदलता है। ये भी तो गलत ही हो गया ना, ये गलत, ये सही। अब आया कहता जी का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई एक मिनट, इसको गलत नहीं, इसको सही कर लो। कौन सा सही? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देता है ना, अगर यहाँ पे आप गलत रखिएगा ना, गलत रखिएगा तो ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन ए में देगा ए बी सी डी, तो ऐसे करके देगा। आप समझ सकते हैं कि ए ऑप्शन कर देगा, केवल ए सही है, केवल ए सही है, ऐसे करके आपको देगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो आंसर इसका क्या जाएगा? ये सही है, ये गलत, ये गलत, गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए, दूगो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को भाग, जैसे अच्छा सुनो, ए प्लस बी अभी क्या क्या दिया, बना दिया ए बी। तो ये जो भाग लिया है, क्या किया है? ये भाग लिया, तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे मेरे भाई? उत्पाद। या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रतिफल। क्या है इसका दूसरा नाम? प्रतिफल। ठीक है, कहता है गीले कपड़े का सूखना, बर्फ का पिघलना, आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातक, मक्खन बासी होना। देखिए, गीले कपड़े का सूखना क्या रासायनिक अभिक्रिया? नहीं ना। बर्फ का पिघलना, फिर से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब हो रहा था फिर से उसको मिला सकते, लेकिन रासायनिक परिवर्तन बाद फिर से दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएगा। तो उस गीले कपड़े सूखा, जो गीला कपड़ा सूख गया फिर से गीला नहीं हो सकता, हो सकता है। बर्फ पिघल गया तो फिर से उसको ठंडा करके क्या कर सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन नहीं, तो क्या होगा? मक्खन बासी होना। जब मक्खन बासी हो गया तो फिर से मक्खन बन सकता है? नहीं बन सकता। इनसे क्या इसका हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता मक्खन बासी होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। वायुजीवी जीवाणु मक्खन में मौजूद लैक्टोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देगा, यहाँ ऑक्सीकारक होता है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। गीले कपड़ों का सूखना, बर्फ का पिघलना और आयोडीन की स्फटिक का उत्सादन ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला 22, MKS जो है, MKS का ही क्या है? जो अपडेटेड वर्जन जो आपका SI है, क्या है? SI ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए बल का, तो बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अरे भाई, बल F बराबर क्या होता है? ma। इसी को लिख सकते हैं m इंटू v माइनस यू बट्टा t। यही क्या हो जाएगा? mv माइनस mu बट्टा में क्या हो गया? t। इसी को क्या लिखते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये ना। उसके बाद इसका SI मात्रक पूछे, SI मात्रक। तो देखिए SI मात्रक निकालने के लिए मीटर, इस मास का क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? न्यूटन। ठीक है, अगर बात करें CGS, क्या बात करें? CGS मात्रक, तो CGS मात्रक क्या निकलेगा? मास का क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन।
सीजीएस पूछे तो डाइन होता है और एसआई पूछे तो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। लेकिन ये जो न्यूटन मीटर जो है ये आवेग का है। किसका है, आवेग, इम्पल्स। आई बराबर क्या होता है, एफ टी। आई बराबर एफ टी होता है। किलोग्राम जो है आपका ये किसका है, मास का। किसका है भाई मेरे, मास बोले तो द्रव्यमान। किसका है, द्रव्यमान का। जूल जो है कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का है, कार्य का है, ऊर्जा का है ना। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, न्यूटन। क्या हो गया, बी। देखिए एक प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न पे हमने सभी प्रश्नों को बता दिया जो पूछे जा सकते हैं और पूछने की पूरी संभावना है। चलिए डिस्कशन से, एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड होते हैं। एमकेएस प्रणाली एकक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कार्य कैसा मात्रक जूल है। क्या है, जूल है। जूल 1 मीटर के माध्यम से 1 न्यूटन के बल के बराबर किया। ऊर्जा कैसा मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। और आयामी इकाई ml2t-2 है। चलिए आगे कहता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश सदिश ये तो बहुत ही सिंपल है, अब तो पता कर ही सकते हैं। अदिश जो और सदिश, जो सदिशों के गुण, सदिश क्या कहेंगे, परिमाण के साथ साथ दिशा का विज्ञान हो और सदिशों के गुणन का क्या करता हो, जो सदिशों के नियमों का क्या करता हो, पालन करता हो। देखिए आपसे पूछा रहा है अदिश, तो ऊर्जा जो है आपका अदिश है। ऊर्जा क्या है मेरे भाई, अदिश है। बल आघूर्ण, टॉर्क जिसको बोलते, क्या बोलते हैं, टॉर्क। टी बराबर क्या होता है, टॉर्क। तो ये क्या हो गया, अदिश। क्या हो गया, अदिश। ये क्या है मेरे भाई, सदिश है। ये क्या है, सदिश। ये P बराबर एम भी, P बराबर एम भी, अर्थात एम भी से क्या हो गया, वेग न। तो ये क्या हो गया, सदिश। क्या हो गया मेरे भाई, सदिश। उपयुक्त में से सभी नहीं, तो इनसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनर्जी। क्या हो जाएगा, एनर्जी। ठीक है, चलिए डिस्कशंस देख लेते हैं। कहता है कि बल आघूर्ण एवं संवेग सदिश तथा ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका समाधान जूल है। संवेग किसी वस्तु को स्थानांतरित करने की क्षमता है। संवेग कैसा मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए ये रहा एक न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ना। देखिए कहता है कि एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा। 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जब वो गिरा रहा है तो u का मान क्या होगा मेरे भाई, 0 हो गया। u का मान क्या हो गया, 0 हो गया। u का मान क्या हो गया, 0। और हमें g का मान कितना दे रखा है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही ना। और समय कितना है, 3। t बराबर कितना हो गया, 3 सेकेंड बाद, यानी कि क्या निकालना है, v। देखिए इसमें कौन सा न्यूटन के 3 गति नियम है ना। पहला क्या है, v बराबर u प्लस टी। दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये त्वरण के अधीन है। तो देखिए जब ऊपर की ओर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो g का मान निगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ फेंकेंगे या गिराएंगे तो जी का मान क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। किस में लेंगे, प्लस में। तो न्यूटन के तीसरा गति का नियम आपको मिल जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहता है, अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस में होगा जी का मान, तो v का मान निकालना ही है। u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 9.8 गुना h। यदि किसी ऊंची इमारत की छत से गिराई जाती है, ओ भाई एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। तो पहले तो आपको h तो दिया ही नहीं है, v निकालना है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, पहले h निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, h। तो h बराबर क्या होता है, ut। पहले ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तब ना। पहला तो v बराबर u प्लस 80, तो वहाँ से तो निकलेगा नहीं, निकल जाएगा वहाँ से भी ना।
V बराबर U प्लस ए टी। अच्छा वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन यहीं से निकाल लेते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। V बराबर देखिए H बराबर 0 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 9.8 गुना 3 गुना 3, सही ना। तो ये तो 0 हो गया, H बराबर आ जाएगा 2 से कैंसिल कर दीजिए ना, 2 से कैंसिल हो गया 4.9, यानी कि 4.9 गुना 3 तिया 9 हो गया, H का मान हो गया। H का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं ना, तो ये हो गया 4.9 गुना 9, स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा, रूट चलेगा, क्या बचा रहेगा मेरे भाई, रूट। तो V बराबर रूट अंडर प्लस माइनस में चलता है तो 0 तो ख़त्म है। अब देखिए 2 से गुना करेंगे इसको तो ये भी हो जाएगा 9.8 गुना 9.8 हो जाएगा, और गुना क्या हो गया 9, जोड़ा बन के बाहर निकलेगा 9.8 गुना 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 8 त्रिक 24, 9 तिया 27, 27 दो क्या हो गया 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे बढ़ते, ये था 25 नंबर, 26 पे चलते हैं। ये रहा 26। अब इस कार से संबंधित कुछ प्रश्न है और आपको पता है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इधर कूट है और इधर सवाल आपको दिया हुआ मिलान करना है, तो कूट से आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, 1 या 2 कूट पकड़ते हैं उससे इनसे मिला देते हैं ना, देखिए कैसे मिलेगा। तो देखिए जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी किसका खोज किए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो जी मार्कोनी जो है आपको पता है कि जी मार्कोनी रेडियो का किए हैं, किसका किए हैं, रेडियो का। तो जिसमें 1 का 2 है वो सब हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए में देखिए 1 का 1 ये गलत हो गया, 1 का 4 गलत हो गया। अब बच गया ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है, जे.एल. वर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन। तो देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप सभी को याद होगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो किसका खोज किया था, तो टेलीफोन का, अलेक्जेंडर ना, हाँ टेलीफोन का क्या था, किसका क्या था मेरे भाई, टेलीफोन का। तो देखिए सी का 4 हो गया, क्या हो गया, सी का 4, ये तो और प्रॉब्लम है। अब देखिए ये तो ये दोनों तो क्लियर है, अब ये दोनों में बी का 1 होगा कि 3 होगा, तो अब 4 पे ही चलते ना। जे.एल. बेयर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो खोज किया था आपको पता है किसका, ये जो खोज किया था एडिसन किया था ग्रामोफोन का, किसका, ग्रामोफोन का। तो ये जो बच गया इसी में हो जाएगा तीसरा में। तो देख लीजिए कुट क्या बन रहा है, पहला के 2, दूसरा का 3, 2 का 3, ये है 1 है, ये गलत, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है मेरे भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा, ये कुट से आपको पकड़ना है। देखिए कहता है कि जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, जी बतलाए ना आपको, मार्कोनी जो किसका आविष्कार किया, रेडियो का। जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का, जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का, सही था ना, जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का, बी का 3 सही, तो हाँ सही है। चलिए और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अब देखिए पूछ दिया फिर से आ गया आविष्कार का क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए हमने रखा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन वहाँ से बन गया, 1 क्वेश्चन ये, तो 4 क्या हो गया, 5 हो गया। कहता है टीवी का आविष्कार किसने किया, टीवी बोले तो टेलीविज़न, टीवी बोले तो मेरे भाई टेलीविज़न। और अभी हमने आपको तुरंत बतलाया था कि टेलीविज़न का खोज किसने किया था, बतलाइए, टेलीविज़न का खोज। तो देखिए ऊपर जाएंगे तो एक स्लाइड ऊपर करेंगे, देखिए टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड ने, किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। तो देखिए ना कौन सा ऑप्शन है, ये ना, आप कहेंगे जे.एल. बेयर्ड नहीं है, देखिए जॉन लोगी बेयर्ड जो है वही ना, जे.एल. बेयर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड यानी जे.एल. बेयर्ड ने किया था। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति सिद्धांत की खोज की। जेम्स वाटसन ने डीएनए की संरचना का खोज किया। इंपॉर्टेंट है ये, पूछिएगा, याद रखिएगा।
चलिए आगे नेक्स्ट 28, ये भी न्यूमेरिकल है, कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं। जिसमें यदि लेंस की क्षमता 2D है, यदि लेंस की क्षमता कितनी D है 2D है, क्षमता बोले तो P का मान कितना हो गया 2D, तो इसकी फोकस दूरी भाई मेरे माइनस में है, P बराबर -2D है, तो 1 क्या हो जाएगा F बराबर -2 तो F बराबर क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 बोले तो -0.5 मीटर, प्लस वाला तो पहले बोला में जाओ, ये दोनों माइनस हैं तो इनसे क्या D हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई D हो जाएगा, क्या हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए आगे, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, तो सबसे पहले आप देखेंगे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है Fe2O3, और आपको पता है कि जब भी ये सूत्र बनता है तो उल्टा चलता है, आयरन का ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन का आयरन पर उल्टा चलता है, इसका इसमें इसका इसमें, यानी कि आयरन कई गो है 3 गो और ऑक्सीजन कई गो है भाई मेरे 2 गो, ऑक्सीजन कई गो है 2 गो। तो देखिए ना किसका पूछ रहा है लोहा, लोहा बोले तो आयरन, और आयरन कितना है 3 3 3 +3 के -3 +3 के -3 +3 के -3 बतलाइए। तो देखिए +3 की -3 तो क्या होगा +3, कौन सा 3 +3 होगा, ठीक है। चलिए अब तो जानते हैं ना भाई मेरे धातु पर प्लस, धातु पर प्लस, अधातु पर माइनस, अधातु पर माइनस, दान करने वाला प्लस, दान लेने वाला, देने वाला पे प्लस चार्ज रहेगा और लेने वाला पे माइनस चार्ज रहेगा ना। धातु के अंतिम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3, इसमें कितना होता है 4 5 6 7 रहता है, 8 हो गया तो क्लियर गैस ना। चलिए नेक्स्ट कहता है फेरिक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक के फेरिक अम्ल Fe3+ की संयोजकता +3 है, ठीक है। और इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। CO2 के 44 ग्राम मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या, तो CO2 के अणुओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा था कितना होता है, अब CO2 के 44 ग्राम में, कितने ग्राम में 44 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है ना, कितना होता है। तो डायरेक्ट आप क्या याद रखेंगे, एवोगाड्रो नंबर याद रखिए ना, CO2 में 44 ग्राम में, तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, तो इनसे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर, इनसे क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये खत्म हुआ आज की क्लास, ये हमने 30 तक देख चुका है, कुल 500 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। लोगों को चलेगा कुछ 15-20 क्लास, देखिए कितना चलता है, और सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद जय भारत।